Today I will teach you past indefinite tense. Past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा और समझाने का भी प्रयास करूंगा। इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद इसको जब मैं कोई टॉपिक लिखता हूं तो उसे आप तुरंत कॉपी ना करें, पहले समझने का प्रयास करें। जब आप समझ ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड? सो आई वांट टू टीच यू इन अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। तो देखिए बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसको आप बहुत आराम से समझने का काम करें। इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा या पढ़ाया गया होगा। जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऐसा ही पढ़े हैं ना? लेकिन आज आपको एक नया टेक्निक बताने जा रहे हैं। जब किसी वाक्य के अंत में हा, था, गा ये तीन अक्षर कन्फ्यूजन के हैं, ये तीन अक्षर कन्फ्यूजन के हैं। इन तीन अक्षर के अलावा हिंदी वर्णमाला के और जितने अक्षर हैं, हिंदी वर्णमाला के टोटल 52 अक्षर होते हैं। 52 लेटर होते हैं हिंदी में। 52 लेटर में 3 आप माइनस कर देंगे, 49 बचेगा कि नहीं बचेगा? 49 अक्षर अगर किसी वाक्य के अंत में आता है, किसी वाक्य के अंत में अगर हिंदी वर्णमाला के 49 अक्षर आवे तो 100% समझ लो कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। फिर से सुन लीजिए। हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षरों में से 3 अक्षर हटाकर जो 49 अक्षर बचते हैं, अगर वो आता है तो समझ लीजिए कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे पीटा, तुमने उसकी सहायता किया, वह आज यहाँ आया, वह मुस्कुराई, वह मंच पर नाचा, उसने अपना कपड़ा धोया, मैंने उसकी सहायता किया, उसने मुझे पीटा, तुमने उसे गाली इत्यादि। देखो, हा था गा नहीं आ रहा ना, ये हा था गा ना आकर कोई अक्षर आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट हो रहा ना। अब जो मैंने बताया कंफ्यूजन, अगर था शब्द आता है तो भी पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट केवल नहीं कह सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट होने का तरीका क्या है? जब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि आता है तो पास्ट इंडेफिनिट है। अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता है तो पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाता है तो परफेक्ट हो जाएगा। और 2 दिन से सो रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। यानी कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैंने उनको हटाया नहीं। फिर कंफ्यूजन, मैंने उससे कहा, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। वह जाता है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया कि नहीं हो गया? वह जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं हुआ, प्रेजेंट में आ गया ना। वह भागा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, वह भागा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। लेकिन वह भागेगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। यानी कि ये भी आते हैं पास्ट इंडेफिनिट कभी कभी हो जाते हैं,
लेकिन ये प्रेजेंट का सूचक है, ये पास्ट का सूचक है और ये फ्यूचर का। था क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझ में आया? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक सरल तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य का जब हम अनुवाद करते हैं, अनुवाद करते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट का। ये किस सेंटेंस का है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहोगे? अफर्मेटिव टेंस। क्या कहोगे? जी हाँ, बहुत अच्छे। और किसी भी अनुवाद को हल करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, यह जो एक फार्मूला 8 शब्द का है, वो व्हाट, विच, व्हिच, वेयर, हाउ, वाई और व्हेन। ये हो गया आपका अनुवाद करने का। भी देखो प्रूव करते हैं कैसे। सीखना ज़्यादा है, सीखोगे दिमाग से सीखो। जैसे मान लीजिए एक लड़की है क्लास में, सुंदरी ने आज यहाँ उसे पीटा। ध्यान समझना, यहाँ टा शब्द अंत में आया तो पास्ट इंडेफिनिट का पता चला। तो सुंदरी ने आज उसे पीटा, सुंदरी ने आज यहाँ उसे पीटा। जब पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो कहा जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समस्या आपके सामने, आप तो जानते हो, सुंदरी की अंग्रेजी जान रहे हो, आज की अंग्रेजी जान रहे हो, यहाँ की अंग्रेजी जानते हो, उसे की अंग्रेजी जानते हो, पीटा की अंग्रेजी जानते हो। ये सारी अंग्रेजी जानते हुए भी हम क्या करते हैं? अनुवाद सही नहीं कर पाते हैं। सेटिंग प्लान हमारा सही नहीं हो पाता है। इसलिए सेट करने के लिए ये जो 8 शब्द का फार्मूला है, यही आपको सेट कराता है। बहुत ध्यान से समझना है आपको। सबको समझ में आ रहा है? आवाज सुनाई पड़ रही है? कौन? यहाँ क्वेश्चन करते हैं, कौन? सुंदरी। सुंदरी, सुंदरी लिख दिया गया। सुंदरी ने क्या किया? पीटना की अंग्रेजी होती है बीट। ध्यान रहे, अगर यहाँ बीट है तो समझ लेना पास्ट है, क्योंकि बीट का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों एक जैसा होता है। अगर यहाँ यस लग जाता तो पीटती है। समझ में आ गई बात? बीट किसे पीटा? उसे पीटा, हिम हो गया। फिर किसको नहीं है? कहाँ पीटा? हियर। कब पीटा? टुडे। ये आपका तो अनुवाद हो गया। इसी के साथ साथ पैसिव भी सीख लो। पैसिव में मैंने बताया था कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है, किसे से ऑब्जेक्ट का पता चलता है? नहीं पता। हु से आपको क्या मिल जाता है? सब्जेक्ट। व्हाट से आपको मिल जाता है वर्ब। विच से मिल जाता है ऑब्जेक्ट। यानी हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाते हैं कर्ता बनाकर, सब्जेक्ट बना देंगे तो ही हो जाएगा। ही के साथ वाज का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, ही वाज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, इसके बाद सुंदरी, फिर कॉम्प्लीमेंट पूरा लिख देते हैं। ये पिछले चैप्टर में, पिछले दिनों में आपको पढ़ाया जा चुका है कि नहीं पढ़ाया जा चुका है? ठीक। हियर
ये रिवीजन हो गया आपका। ये क्या हो गया? रिवीजन हो गया, क्योंकि पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा रिपीट आपको कर देते हैं तो आपका दिमाग तरोताजा हो जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे निगेटिव सेंटेंस। मिटा देना इसको, ठीक। अब निगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नकारात्मक सेंटेंस में दो तरीके के होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है, जी सर, क्या आता है? कभी नहीं आता है तो नेवर का प्रयोग करते हैं। अगर नेवर का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और नेवर नहीं, कभी नहीं आता है तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट। दोनों का एग्जाम्पल समझ लीजिए। मैंने आज उसे गाली नहीं दिया। एक तुलनात्मक अध्ययन। मैंने आज उसे गाली नहीं दिया। और नेवर वाले में एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तुमने हमें धोखा कभी नहीं दिया। तुमने हमें धोखा कभी नहीं दिया। ये दो तरीके के सेंटेंस है। क्या कारण है कि एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है और क्या कारण है कि एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है? इसमें कभी नहीं आया है, कभी नहीं शब्द नहीं आया, इसलिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें कभी नहीं आया है, इसलिए क्या लगाएंगे? नेवर का प्रयोग करेंगे। आइए हम ट्रांसलेशन करते हैं। यहीं से फिर कौन? मैंने क्या किया? नहीं दिया। गाली नहीं दिया। डिड नॉट अब्यूज। डिड नॉट अब्यूज। किसे? टुडे हो गया। आई डिड नॉट अब्यूज हिम टुडे। फिर आगे कह रहा है कौन? तुमने। यो नेवर का प्रयोग करेंगे क्योंकि कभी नहीं आया है। यू नेवर। अब धोखा देने का अंग्रेजी होती चीट। चीट का सेकंड फॉर्म लिखेंगे चीटेड। किसे? हमें। ये इसका अनुवाद हो गया। कभी नहीं ही हो गया नेवर। फिर आइए ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए ही वाज नॉट अब्यूज्ड बाई आई का मी टुडे। ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। और इसकी पैसिव वॉइस देख लीजिए। अस को आप बना देंगे वी। वाज नेवर। वी वाज नेवर। नेवर है तो नेवर रहेगा। वी वाज नेवर चीटेड बाई यू। ठीक। इसकी भी हिंदी जान लो। जैसे मैंने आज उसे गाली नहीं दिया। ये इसका जो है इंग्लिश हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन इसकी हिंदी क्या होगी? वह आज मेरे द्वारा गाली नहीं दी गई। वह आज मेरे द्वारा गाली नहीं दी गई।
पैसिव वॉइस बना रहे हो इसलिए वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तुमने हमें धोखा कभी नहीं दिया। यू नेवर चीटेड अस। फिर अस का बी बनाया गया। वी वाज नेवर चीटेड बाई यू। एक्टिव का जब पैसिव बनाते हो, किसी ने पूछा क्यों डिड नहीं लगा। एक्टिव का जब पैसिव बनाते हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय डिड का प्रयोग नहीं करते, वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ फिर इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? हम तुम्हारे द्वारा धोखा कभी नहीं दिए गए। ठीक, ये हो गया आपका। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बंद कर।